बजाज वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हर साल पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी, इट्स ओम्स लॉ। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कई बार बच्चों को डायरेक्टली समझने में दिक्कत होती है। सो लेट्स ट्राई एंड मेक इट सुपर इजी फॉर यू टुडे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो सेटअप्स लिए हैं। ऊपर वाले में भी दो बीकर फिल्ड विद वाटर हैं, नीचे वाले सेटअप में भी दो बीकर फिल्ड विद वाटर ही है। बस फर्क इतना है, यहाँ पे जो पानी का जो लेवल का डिफरेंस है वो कम है, यहाँ पानी ज्यादा यहाँ कम है। लेकिन डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, पर इस वाले सेटअप में पानी के लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर डिफरेंस होगा तो एज अ रिजल्ट पानी का जो है बहाव वो शिफ्ट करेगा इस बीकर से राइट वाले बीकर पे, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी वाटर लेवल्स। तो वैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करके आपको बताया था कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस था तो एज अ रिजल्ट फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ एंड करंट जो था वो आया। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इन दोनों सेटअप्स में से सबसे ज्यादा जो वाटर फ्लो है वो किस केस में होगा। देखा जाए तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वाटर फ्लो सेकंड केस में होगा, क्योंकि वहां पे जो पानी के लेवल का डिफरेंस है दोनों बीकर्स में वो ज्यादा है। सिंस डिफरेंस ज्यादा है सो वाटर फ्लो भी जो है फ्रॉम बीकर ए टू बी सेकंड सेटअप में ज्यादा होगा, सेकंड अपैरेटस में ज्यादा होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी अगर मैं बोलूं कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, V ज्यादा है, तो करंट का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्जेस है और जो करंट है वो भी होगा ज्यादा। अगर मेरे पानी के लेवल का जो डिफरेंस है वो कम होगा तो मेरा फ्लो भी कम था। तो एज अ रिजल्ट मैं बोल सकती हूँ, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो मेरा करंट भी कम होगा। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया है? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या मैं बोल सकती हूँ, जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो एक साथ या तो ऊपर जा रही हैं या एक साथ नीचे आ रही है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब ये दोनों जो है क्वांटिटीज, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, वो दोनों जो मेरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। अच्छे से यहाँ से ये मैंने एविडेंटली दिखाया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। 1827 में देयर वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, डिस्कवर किया, जिसका नाम था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वही है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं, जो मैंने आपको अभी समझाया, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसी को लिखा हमने स्टेटमेंट में। आइए स्टेटमेंट को डिटेल में रीड करते हैं एंड रिमेंबर, आपने इसको एज इट इज नोट करके याद करना है, बिकॉज एग्जाम में पूछी जाती है एंड यू कैन नॉट मिन्स वर्ड्स, आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same। मैंने यहाँ टेम्परेचर क्यों सेम रखा वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी, जब हम धीरे धीरे थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे इस कॉन्सेप्ट की। अभी के लिए बस इतना समझना था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ।
given by Sir George Simon Ohm in 1827. अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। आइए देखते हैं। मैंने अभी आपको ये समझाया क्लियरली कि V is directly proportional to I। हमने अभी आपको ये पढ़ाया। अब हमें ये भी पता है, क्लास 8th और 9th में भी हमने ये चीजें की हैं कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है एंड उसको हटाना हो मुझे, तो मुझे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और यहाँ जो मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उसका नाम है रेजिस्टेंस, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इस साइन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना चाह रही हूं, तो मुझे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना पड़ेगा, जिसे मैं R बोल रही हूं। तो क्या मैं बोल सकती हूं V इज इक्वल टू I R, एंड ये आया मेरा फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ। अब मैं एक और चीज अगर आपको समझाऊं कि पहली बात तो R रेजिस्टेंस है एंड इट्स अ कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एज अ रिजल्ट V अपॉन I इज इक्वल टू R। मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं I को वहां लेफ्ट में जाके शिफ्ट कर दूं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R एंड R इज द कांस्टेंट। तो मैं अगर इसको ग्राफिकली ओम्स लॉ को दिखाना चाहूं तो दो चीजें ध्यान रखेंगे। सिंस इनका रेशियो कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ बनने वाला है, एंड सिंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो एज अ रिजल्ट अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। तो अगर मैंने बोला, मैंने एक ग्राफ लिया एंड मैंने y एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है एंड x एक्सिस पे मैंने करंट को लिया है एम्पियर में, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक बनेगी बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन। वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, बस एक स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनने वाली है। अगर अब आपको इतना समझ में आ गया है तो आइए अब आपको इस रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं और डिटेल में लेकर चलते हैं। अब रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में रेजिस्टेंस का मतलब बोलूं तो क्या होता है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह की रुकावट। जैसे हम बोलते हैं ना, ये चेंज हुआ बट आई एम रेजिस्टिंग दैट चेंज, मतलब मुझे वो चेंज पसंद नहीं तो मैं उसको अपोज कर रही हूँ। अपोज इज अ बेटर वर्ड। तो बेसिकली अगर एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज कर रही है, रोक रही है, उसको रिटार्ड कर रही है, इतने सारे शब्दों में समझा दिया, वो आपको समझ में आ गया होगा, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम है। वो क्या है? ओम। बिकॉज ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो मिस्टर ओम ने दिया, तो इसीलिए हमारा इसका जो ऐसा यूनिट हो गया वो हो गया ओम। ग्रीक लेटर है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला ओम नहीं है। कौन सा ओम है आइए देखते हैं। ये बना हमारा ओम का सिंबल और इसे लिखते हैं OHM से। OM नहीं लिखेंगे, OHM से उसको एक्सप्रेस करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या है क्लियरली हम देख सकते हैं। अगर V इज इक्वल टू I R है, R की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी V अपॉन I। क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर अब मैं बात करूं, इससे एक छोटी सी चीज आप ऑब्जर्व करेंगे और वो क्या होने वाली है, यहां हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और करंट का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट जो होगा उसका फ्लो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज के अगेंस्ट ऑपोजिशन फोर्स या रुकावट ज्यादा होगी तो उसके फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा, पर वही रेजिस्टेंस अगर कम हो जाती है, रुकावट कम हो जाती है, तो फ्लो हो जाएगा जो करंट का और चार्जेस का ज्यादा।
अब मैं आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर्स होते क्यों है, मतलब इनको कहा क्यों जाता है, ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। तो बेसिकली कोई कंपोनेंट अगर ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, मतलब उससे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो तभी वो इंसुलेटर्स होते हैं। कंपैरेटिवली कम रेजिस्टेंस हो लेकिन हो तो फिर उसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अगर रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो और आराम से करंट फ्लो हो पा रहा हो तो उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड ऐसे कंडक्टर्स जो एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, मतलब कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर कर ही रही है, उनको कहते हैं रेजिस्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है उनको कहते हैं रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में कि रेजिस्टर्स और उनके अरेंजमेंट के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकता है कि व्हाट इज 1 ओम। क्लियरली R का फॉर्मूला है V/I, तो क्लियरली जब भी पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा 1 वोल्ट और करंट है मेरा 1 एम्पियर, तो मेरी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 ओम। तो आइए इसको पढ़ते हैं एक बार। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. तो आप देख सकते हो अगर मैं फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करूं तो 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है रिलेशनशिप्स जैसे चल रहे हैं, क्या क्या टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस की है आपके लिए। तो आइए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं आपके लिए, रियोस्टैट। अब ये रियोस्टैट क्या होता है, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में कि मुझे करंट को कम या ज्यादा करना है लेकिन मुझे वोल्टेज के सोर्स को अफेक्ट नहीं करना, वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करना है। तो वो मैं करंट को कैसे चेंज कर सकती हूँ। मुझे पता है कि रेजिस्टेंस और करंट रिलेटेड है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा। तो मैं रेजिस्टेंस को इफेक्ट करके, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करके, चेंज करके अपने करंट को रेगुलेट कर सकती हूँ। इस कॉन्सेप्ट को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं और ये किस डिवाइस के थ्रू होता है उसका नाम है रियोस्टैट। तो रियोस्टैट क्या है? An electric instrument which is used to regulate current by varying the resistance, by changing the resistance, and resistance and current are inversely related. एक को डबल करोगे तो दूसरा हाफ हो जाएगा, एक को हाफ करोगे तो दूसरा डबल हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो ये पॉसिबल कर पा रहा है कि करंट को रेगुलेट करेंगे by changing the resistance and not affecting the voltage source, उसको बोलते हैं रियोस्टैट एंड इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। आइए चलते हैं अपने अगले बहुत बहुत जरूरी टॉपिक पे, जो है हमारा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। बहुत तसल्ली से समझाने वाली हूं, ध्यान से एंड तक देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्या टॉपिक है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द, लेट्स से मैंने बोला वायर ले लेते हैं, यहाँ पे बना हुआ है एक कंडक्टर, तो ये है उसकी लेंथ। और ध्यान से सुनेंगे कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी बड़ी होगी उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट उससे फ्लो कर पाएगा। आपको डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब अगर अच्छे से क्लियर है तो आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे हो। डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक चीज कम हो तो दूसरी भी कम हो। इनवर्सली मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, कि एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज या एक डिक्रीज तो दूसरी इंक्रीज होना, उसको कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड। अब चल रहे हैं अगले पे। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रही है मेरी रेजिस्टेंस वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, लेट्स से ये है मेरा एक मेटालिक कंडक्टर, एक मेटालिक वायर। तो ये जो आप देख सकते हो, अगर मैं इस डायरेक्शन से इस कंडक्टर को देखूंगी तो जो ये एरिया है वो एक सर्कल की तरह अपीयर करेगा, एक सर्कुलर सर्कल की तरह अपीयर करने वाला है मेरा। तो ये होता है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया से इनवर्सली रिलेटेड है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, R इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 1/A से करेंगे उसको रिप्रेजेंट। तो जितना ज्यादा होगा एरिया उतना कम होगा रेजिस्टेंस और उतना ज्यादा होगा करंट का फ्लो। एंड थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको मैं आगे समझाऊंगी जब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको डिटेल में लेके चलूंगी अबाउट नेचर ऑफ मटेरियल। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूं। मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कर रही हूं कंबाइन। ये पहला एक्सप्रेशन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो क्या मैं इसको कंबाइन करके बोल सकती हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। मैं इसको कंबाइन करके बोल सकती हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। सिमिलरली अब यहां भी मुझे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना है इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए जब मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगी उसका नाम है अब रेजिस्टिविटी, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, RHO, रो बोला जाता है उसको। आइए करते हैं इंट्रोड्यूस। R इज इक्वल टू रो L/A। तो अब आप बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, अभी बता देती हूं। ये है मेरा रो RHO, एंड ये मेरा है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी किस चिड़िया का नाम है ना, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, आइए देखेंगे इसको बहुत डिटेल में। अभी मैंने आपको ये समझाया कि ये रो जो होती है वो रेजिस्टिविटी है, एंड इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कांस्टेंट है जिसके एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। अगर मैं यहां से रो का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो ये रो हो जाएगा R मल्टीप्लाई बाय A अपॉन L, बिकॉज ये A वहां पे हो रहा है डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और L वहां पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो रो का फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, क्या आएगा रो का फॉर्मूला, मैं डिराइव करके बता रही हूं आपको ऐसा यूनिट कि रो का फॉर्मूला मेरा आ गया R इंटू A अपॉन L। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, A which is area of cross section का ऐसा यूनिट होता है मेरा मीटर स्क्वायर, एंड L which is लेंथ का मेरा ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ से स्क्वायर और ये m हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया ओम मीटर, और यही होता है ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अभी हमने जाना ऐसा यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, एंड इसीलिए ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। किस रेंज में होती है इनकी रेजिस्टिविटी, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर -6 ओम मीटर के बीच में, एंड दैट इज वाई लो रेजिस्टिविटी के कारण ही उनका जो होता है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले जाते हैं। अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं जैसे कि रबर, ग्लास, इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, तभी इंसुलेटर्स हैं, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, टू फ्लो थ्रू देम, एंड इनकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 17 ओम मीटर की रेंज में होती है। ऑल्सो ये नेचर ऑफ मटेरियल तो हमने समझ लिया, जो मैंने आपको बोला था कि नेचर ऑफ मटेरियल मैं आपको समझाऊंगी, तो हमने ये देख लिया, मेटल्स का देख लिया, लॉयज का देख लिया, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स समझ लिया।
अब एक और चीज मैटर करती है विच इज टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलॉयज की रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स जिनसे वो बना होता है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं विच इज अलॉयज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में बिकॉज वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है एंड ऑल्सो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स। मतलब ऑक्सीडाइज रेडिली मतलब बर्न नहीं होते बहुत जल्दी, हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते, इसीलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। और तो और टंगस्टन को यूज किया जाता है फॉर फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ बल्ब? सेम रीजन, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होते रेडिली इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 मार्कर्स में आ सकते थे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आइए आपको लेके चलते हैं एज प्रॉमिस्ड एक इंपॉर्टेंट बोर्ड न्यूमेरिकल पे। तो क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो मेरा जो करंट है वो है 4 एम्पियर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा मेरी रेजिस्टेंस। मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R हो जाएगा मेरा V अपॉन I। तो क्लियरली उस फॉर्मूले से सबसे पहले मैं निकाल लूंगी R जो कि V अपॉन I हो गया। क्लियरली यहाँ पे 60 अपॉन 4 विच इज 15 ओम आ गया मेरी रेजिस्टेंस। आगे मुझे निकालना है क्या करंट हीटर ड्रॉ करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो थी 60 अब हो गई है वो 120। तो बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई है, मुझे करंट निकालना है जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरा 120 वोल्ट हो गया है। सो इस केस में मुझे क्या करना है? सेम फॉर्मूला में यूज करूंगी। मुझे निकालना है I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। I निकालना है तो V डिवाइडेड बाय R, तो वो हो गया मेरा V अपॉन R के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस था 120 और R है मेरा 15 8 जब होता है 120 और सिंस I है करंट है तो आंसर आएगा एम्पियर में, 8 एम्पियर आ गया मेरा आंसर। तो सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस क्यों निकाली? बिकॉज मुझे सेकंड पार्ट में करंट निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगी फिर करंट निकालने के लिए। इसलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के मैंने निकाल लिया अपना रेजिस्टेंस। बार बार फॉर्मूला लिखना है, चाहे 3 बार लिखना पड़े 4 बार लिखना पड़े, डू राइट दी फॉर्मूला। और क्या चीज मिस नहीं करनी, ऐसा यूनिट मिस नहीं करना है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर डालना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि आप कोई भी वर्ड मिस ना कर दे। ये 3 टिप्स याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स टोटली गलत नहीं होंगे। आई होप आपको ये सारा पोर्शन समझ में आया। नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।